तो 6 साल के लिए जो निष्कासित करने की बात नाना पटोले जी की है, क्यों ऐसा उन्होंने किया? क्योंकि आपने तो लगातार काम किया है कांग्रेस के लिए। 2 दिन का टाइम दिया गया था कि 2 दिन में आप संभल जाए, नहीं तो आपको निष्कासित कर दिया जाए। महीने 2 घंटे का समय देता हूँ। क्या फैसला लिया आपने? मैंने फैसला मैंने 2 दिन पहले सुना दिया। दोस्तों, मैं हूं रियाज शेख और आप देख रहे हैं लगातार TNN 24 न्यूज चैनल। मेरे साथ है इस वक्त बंटी शेड़के जी। इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि मध्य नागपुर से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है विधानसभा 2024 का। 80,000 वोट लिए हैं, कुछ 11,000 वोटों से सीट इनकी गिर गई है। परवीन दटकी जी बीजेपी के वहां से चुन के आए हैं। ये तो हुई इलेक्शन की बात, लेकिन खास बात मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब ये कमेंट्स कर रहे थे तो नाना पटोले जी ने इन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की बात की है। वो क्या मामला था वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बंटी बाबू, आपको बहुत बहुत स्वागत है TNN न्यूज में। जी आप बहुत। क्या मामला है कि आपको नाना पटोले जी ने वो कहा है कि आप कमेंट्स पर नियंत्रण रखिए, नहीं तो हम 6 साल के लिए आपको कांग्रेस पार्टी से और निष्कासित करने की जो बात करें कि वो इतने अच्छे लेवल पे आपने इलेक्शन लड़ा? नहीं, एक तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि नाना पटोले जी राहुल गांधी जी के सेनापति और हम राहुल जी के सिपाही है। तो सिपाही जो रहता ना, सिपाही कभी नियंत्रण में रहता नहीं, क्योंकि सिपाही अगर नियंत्रण में अगर रहेगा तो मान के चलिए बाकी सब चीजें कैसी चलेगी। तो इसलिए नियंत्रण, क्योंकि हम लोग अपने नियंत्रण में ही है और नियंत्रित तरीके से ही हम लोगों ने जो भी खुलासे किए वो खुलासे चुनाव के पहले नहीं किए, क्योंकि चुनाव के पहले अगर वो खुलासे अगर करते थे तो कहीं ना कहीं पर नेताओं का और कार्यकर्ताओं का मनोधैर्य जो है वो यानी कम हुआ होता। इसलिए वो सारी चीजें जो है मैंने ये चुनाव के बाद में इसलिए किया। मैं अगर जीत भी गया होता तो जीतने के बाद में भी यही मेरा क्या बोलते रवैया रहता और यही तरीके से जो है मैं इनके ऊपर में आरोप प्रत्यारोप करता और यही तरीके से जो मैं सन्मान्य नाना पटोले जी, सन्मान्य न कहते हुए सन्मान्य RSS के एजेंट नाना पटोले जी, सन्मान्य RSS के एजेंट न कहते हुए स्वयंसेवक RSS के नाना पटोले जी जो है, इनके ऊपर में जो आरोप किए वो आरोप एकदम ठीक है, एकदम सटीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि एक समाज के धर्म गुरु के ऊपर में अगर समझ लो कोई भारतीय जनता पार्टी वाला अगर टीका टिप्पणी अगर करता अगर है, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं चुनाव नाना पटोले जी को आप RSS से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं चुनाव लड़ते लड़ते जो है जब लोगों के बीच में जब जा रहा था मैं, तो लोगों का ये कहना था कि हमारे धर्म के गुरु के लिए, यानी हमारे मान सम्मान के लिए और हमारे परवरदिगार के लिए, हमारे सब कुछ जो है उनके लिए अगर कोई भारतीय जनता पार्टी वाला अगर अपशब्द अगर समझ लो निकालता अगर है, तो उसके ऊपर में नाना पटोले जी ने और आप नाना पटोले जी और कांग्रेस पार्टी ने, यानी प्रांत अध्यक्ष है क्योंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्होंने जो है किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। लेकिन नाना पटोले जी जो वो तो कांग्रेस से है ना? हाँ, कांग्रेस से है, बिल्कुल कांग्रेस से है। पहले इसमें RSS के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी में जब RSS से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि मैं 4,000 वोटों से मात्र चुनाव हारा था। हाँ। और मेरे जैसी अन्य भी जो साथी है, कई साथी, वो बहुत कम वोटों से चुनाव हारे थे, लेकिन आखिरी तक तो जो है उनको लटकाने का काम जो है नाना पटोले जी के माध्यम से हुआ। आपको पता होगा अकोला पश्चिम की भी एक सीट है साजिद पठान जी की, जो हमारे भाई जो है वो भी पिछले बार बहुत कम वोटों से चुनाव हारे थे। इस बार वो विधायक बन गया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी मध्य नागपुर की ओर से और नागपुर की ओर से उन्हें। लेकिन उन्हें भी यानी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो मैंने तो ऐसा भी सुना है कि कोहराम मचा हुआ था परिवार के अंदर उनके भी, क्योंकि एकदम आखिरी मोमेंट पे साजिद भाई को जो वहां पर टिकट दी गई। तो उसी प्रकार से 4,000 वोटों से अगर बंटी बाबा छिलके अगर पिछले बार 2019 में चुनाव हारा था, 3 के पैनल में एक पैनल बनता है महाराष्ट्र प्रदेश से कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, स्क्रीनिंग कमेटी का 3 लोगों का पैनल बनता है और 3 लोगों का पैनल बाद में CEC में जाता है। वो 3 लोगों के पैनल में भी 4,000 वोटों से चुनाव हारे हुए प्रत्याशी का नाम कहीं ना कहीं एक बार नहीं है। ये RSS का हेडक्वार्टर है, मैं जहां पर रहता हूँ, हेडगेवार जी का निवास स्थान, जिन्होंने RSS की स्थापना की, वो मेरे घर के पीछे मेरे खुद के बूथ में। अच्छा। मेरे मकान से 5वां मकान केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी का मकान है, मेरे घर से 28वां मकान जो है मोहन भागवत जी का मकान है, मेरे घर से 32वां प्लॉट जो RSS का हेडक्वार्टर, जहाँ से देश संचालित होता है और जहाँ पर पूरे देश में नफरत की भावना जो है वहां पर जो फैलाई जाती बोई जाती, वो हमारे वहां पर 32वां प्लॉट है। तो ऐसे जगह पर मान के चलिए, ऐसे जगह पर अगर बंटी बाबा छिलके, अगर ये छिलके परिवार ने दी हुई टिकट थोड़ी ना थी, ये कांग्रेस पार्टी ने दी हुई टिकट थी। और ये सन्माननीय मेरे नेता अगर मुझे मेरा अगर हाथ भी अगर काटेंगे, शरीर का कोई भी अंग अगर काटेंगे, तो जो खून निकलेगा हर खून के तबके से जो है कांग्रेस से निकलेगा। आपने 6 साल के लिए जो निष्कासित करने की बात नाना पटोले जी की है, क्यों ऐसा उन्होंने किया? एजेंट है नाना पटोले RSS के। नाना पटोले जो है ये एजेंट है RSS के। ये पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और ये भारतीय जनता पार्टी में से प्लांट किए हुए जो लोग हमारे कांग्रेस पार्टी में जो प्लांट हुए हैं, ये लोग हमें निष्कासित करेंगे क्या? ये लोगों ने बेची है कांग्रेस, और ये लोगों ने जो है यहीं पर नहीं, जगह जगह इन लोगों ने कांग्रेस बेची हुई है। आपको हर जगह जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेता का कहीं ना कहीं पर खच्चीकरण करने का काम जो है, और कई नेता ये सन्मान्य न कहते हुए सन्मान्य RSS के एजेंट नाना पटोले, इनकी वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ये आरोप नहीं है, ये वास्तविकता है।
क्या आपको 2 दिन का टाइम दिया गया था कि 2 दिन में आप समझ जाए, नहीं तो आपको निष्कासित कर दिया जाए? महीने 2 घंटे का समय देता हूँ। क्या फैसला लिया आपने? मैंने फैसला मैंने 2 दिन पहले सुना दिया। मेरा जो फैसला था, ये आरएसएस के एजेंट है, इन लोगों ने मध्य नागपुर के अंदर में जहां पर हेडगेवार जी का निवास स्थान है, गडकरी जी का निवास स्थान है, मोहन भागवत जी का निवास स्थान है, जो आरएसएस के सरसंघचालक है, और जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और जहां से देश में द्वेष की भावना, धर्मों में अंतर पैदा करने की भावना, नफरत फैलाने की भावना, जहां से आरएसएस के मुख्यालय से जहां से आती है, वहां से मैंने पिछले बार चुनाव लड़ा, वहां से मैं पार्षद था। 30 साल के बाद में कांग्रेस पार्टी का 2017 में वहां पर पार्षद बना था। गडकरी जी के किचन मेंबर बंडू जी राउत, जो नागपुर सुधार प्रन्यास के जो अध्यक्ष थे स्थायी समिति के, उनको मैंने चुनाव हराया था। और उसके बाद 2019 में मुझे राहुल जी ने फिर से मुझ पर भरोसा रखा, मुझे विधायक की वहां पर प्रत्याशी दिया, मुझे वहां पर सिंबल दिया। लेकिन यही नाना पटोले और यही नाना पटोले के सीपीएसएलआर, सॉरी आरएसएस के एजेंट नाना पटोले, कि जो नागपुर के भी सीपीएसएलआर है, ये सीपीएसएलआरों ने मिलकर जो है ये टिकट, मुझे शेल्के परिवार की टिकट नहीं दी, ये कांग्रेस पार्टी की टिकट थी। ये राहुल जी ने जिस प्रकार से हमारा जो संघर्ष है, उस संघर्ष को देखते हुए राहुल गांधी जी ने टिकट दी थी। राहुल जी ने मुझे चिन्ह दिया, लेकिन यही नाना पटोले जिनके मन में द्वेष है, इसलिए आरएसएस के एजेंट है। क्या अभी इतना कलश पैदा होने के बाद में बंटी शेड़के फिर कांग्रेस में ही रहेंगे या कांग्रेस में काम करेंगे? क्या ये अगर मान के चलिए कि आरएसएस के एजेंट नाना पटोले जी है ना, आरएसएस के एजेंट सम्मान्य नाना पटोले जी, ये अगर समझ लो आरएसएस के कार्यालय से, जिनका पहले भी वहां पर संबंध था और वहां पर उनको एंट्री है, यानी बिना पास के वो अंदर उनको आना जाना कर सकता। अगर नाना बहू ने वहां पर जाकर जो है वहां से छुरी भी लाई, मेरा हाथ भी अगर काटा ना, तो ये काटने के बाद में जो खून की मेरी जो बूंद रही, हर बूंद खून के हर बूंद में कांग्रेस 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 रहेगी। और आखिरी सांस तक जो है बंटी बाबा शेल्के और बंटी बाबा शेल्के का पूरा परिवार, ये जो है ये गांधी परिवार के लिए, कल भी हम लोग जो है उनके आगे नतमस्तक थे, उनका काम करते थे और उनके विचारों को जो है फैलाने का काम करते थे। और आने वाले समय में भी मेरे नेता राहुल जी गांधी रहने वाले, मेरे 2 ही नेता है, एक तो मेरे पिताजी और दूसरे राहुल गांधी। मैं वास्तविकता आपके आगे रख रहा हूँ। और यहाँ पर जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि तिलक भवन के अंदर में जब परिवार की बैठक जब थी, कांग्रेस परिवार की जो बैठक थी, हारे हुए जो प्रत्याशी थी, उनकी आड़ाव बैठक थी, तो आड़ाव बैठक में जो है जिस प्रकार से जो है आरएसएस वालों ने नाना पटोले जी को कांग्रेस में प्लांट किया हुआ है, उसी तरीके से नाना पटोले जी ने एक पत्रकार को वहां पर प्लांट किया हुआ था। तो वहां पर पत्रकार कैसे क्या आना चाहिए तिलक भवन के अंदर, और वो सीसीटीवी कैमरे में आया हुआ है। वो पत्रकार ने सारी बातें वहां पर सुनी, क्या क्या आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, वो क्या बोलते हैं आप लोग जांचो, है ना। वहां पर आरोप प्रत्यारोप करने के बाद में वही पत्रकार नीचे आए, वही पत्रकार नीचे आने के बाद में उन्होंने मुझे सवाल जवाब किए। तो उनको कैसे क्या मालूम पड़ा ये सारी चीजें? तो ये तो नाना पटोले जी ने वहां पर प्लांट किया हुआ था पत्रकार को। तो जब परिवार के अंदर की जब बातें रहती है वो बाहर निकालना नहीं चाहिए। तो वहां पर नीचे आने के बाद में कोई अगर पत्रकार मुझे अगर सवाल जवाब करता है कि बंटी आपने ये प्रकार का वहां पर स्टेटमेंट आपने दिया, इस प्रकार का आपने आरोप वहां पर लगाया कि नाना पटोले आरएसएस के एजेंट है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो भैया मैं तो मोदी जी और नाना पटोले जैसा झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं वास्तविकता के ऊपर, आधार के ऊपर मैं अपनी बातें करता हूँ, अपने बयान रखता हूँ, और वास्तविकता के आधार पर मैं राहुल जी गांधी इनके मार्ग पर चलते हुए मैं अपनी बातें जो है सही कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। तो मैंने वहां पर जो बातें, सटीक बातें, सही बातें जो अंदर बोली थी, वही बातें वहां पर बोली। अगर नाना पटोले जी हमारी TNN न्यूज को अगर देख रहे हैं तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं कि 6 साल के लिए जो आपने निष्कासित करने की बात की और 2 दिन का समय दिया था, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आखिरी? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर वो न्यूज तो देखेंगे नहीं, क्योंकि उनको जो लगाया वो जो चश्मा है, वो चश्मा रेबैन का भी नहीं है, गुस्सी का चश्मा है। वो कम से कम 1.5 लाख रुपए चश्मा है, और 1.5 लाख रुपए के चश्मे में जो है ना, वो सिर्फ उनकी तारीफ जो होंगी वही देखेंगे। यानी मैं तो ये कहता हूँ कि आरएसएस वालों के मन में जिस प्रकार का द्वेष है, सेम द्वेष इनके मन में है। लेकिन आरएसएस वालों का द्वेष उनके स्वयंसेवकों के ऊपर नहीं है, लेकिन नाना पटोले जी का जो द्वेष है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर में। आरटीओ का आंदोलन हम करते है ना, अवैध वसूली के खिलाफ हम लोग आवाज उठाते, अपनी खुद के सरकार में 19 दिन जेल में जाते, देवरी बॉर्डर के ऊपर मेंशन करते, नाना पटोले के 150 लोग आकर वहां पर हमला करते। ये सारी चीजें मैंने 2024 के चुनाव के पहले नहीं की, नहीं तो कहीं ना कहीं पर पार्टी का नाम खराब हुआ था और पार्टी को लांछन लगने का काम हुआ होता। लेकिन आप वहां पर जाके देवरी के सब लोगों को वहां पर जाके पूछो कि नाना पटोले का गृह जिला गृहबंदिया है, नाना पटोले के जो है कार्यकर्ता, क्योंकि ये सरगना है नाना पटोले। अवैध वसूली की अगर पूरे महाराष्ट्र के अगर कोई अगर सरगना होंगे, जितनी भी चेक पोस्ट अवैध वसूली जो महाराष्ट्र के अंदर में जो होती है, उसके सबसे बड़े सरगना अगर कोई होंगे तो नाना पटोले है। यही नाना पटोले जी ने मंसर के ऊपर में मैंने लाइव वीडियो लेकर गया, वहां पर जब मैंने धाड़ मारा कि अवैध वसूली किस प्रकार से वहां पर होती है, तो बरमोड के ऊपर में एक सरकारी अधिकारी था, वो अधिकारी ने सरकारी काम में बाधा निर्माण करने वाले बंटी बाबा शेल्के, तौसीफ खान, नयन तरवटकर, इनके ऊपर में झूठा मुकदमा दर्ज किया। जबकि झूठा मुकदमा दर्ज करने के बाद में हम लोग 19 दिन जेल में थे। देवरी के बॉर्डर के ऊपर में एक बेचारा बाड़मेर, यानी जिला बाड़मेर, राजस्थान का एक ड्राइवर था जियाराम, वो जियाराम को जो है नाना पटोले के सरगना जो है, उनके जो गुंडे जो चेकपोस्ट के ऊपर में बैठे रहते, जो अवैध वसूली कोई ट्रक ड्राइवर ने अगर नहीं दी तो उनको मारते हैं, उसके लिए मैंने आवाज उठाई।
देवरी चेकपोस्ट पर मैंने अनुमति मांगी अपनी सरकार में कि मुझे धरने की अनुमति दो, कहीं ना कहीं मेरी अनुमति दी नहीं तहसीलदार ने। क्यों? तो उनका कहना था तहसीलदार का और पुलिस निरीक्षक का कि बंटी अनुमति जो है नाना पटोले जी ने रोक के रखी है। तो मैंने क्या किया, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पार करके वहां पर मैंने 200 मीटर दूर गया और वहां पर मैंने धरना किया था, 7 दिन का धरना किया था। इंडिया गेट के सामने जिस प्रकार से जो है गांधी परिवार ने बलिदान जो दिया हुआ है, देश के लिए बलिदान दिया है ना, उसी प्रकार से मैं भी अपनी छाती पर गोलियां खाने के लिए मैं तैयार हूँ। किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नाना पटोले जी की आती नहीं, लेकिन दूसरे दिन बंटी बाबा शेरके, क्योंकि ये राहुल जी का सिपाही है, चड्डी टोपी की राख जो है नागपुर से वाराणसी बाइक रैली निकालते हुए जो है मैंने वहां पर विसर्जित करके आया माँ गंगा में। वहां पर कहा थे नाना पटोले, जब हमारे नेताओं के ऊपर में लांछन लगाने का काम अगर करता है कोई, अगर मान के चलो गांधी परिवार के ऊपर में लांछन लगाने का काम करता है कोई, अगर बड़ा नेता कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी का कहता है कि राहुल गांधी की जबान काट लो, तो कहां पर रहते नाना पटोले? ये मैं नाना पटोले जी से पूछना चाहता हूँ। इसलिए जो है ये द्वेष की भावना रखने वाले नाना पटोले ये आरएसएस के एजेंट है। बता रहा हूँ कि 4000 वोटों से अगर समझ लो कोई प्रत्याशी अगर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अगर हारता है, तो स्क्रीनिंग कमेटी की जब मुंबई में मीटिंग होती है, वहां से मीटिंग में 3 लोगों के नाम फाइनल होकर जो है सीईसी में जब जाते हैं, तो 3 लोगों में भी नाना पटोले ने मेरा नाम उसमें डाला नहीं था। सॉरी, आरएसएस के एजेंट सम्मानीय नाना पटोले जी ने मेरा नाम उसमें डाला नहीं था। कहीं ना कहीं पर जो है अलग अलग समाजों के मनों में द्वेष की भावना बंटी बाबा शेरके के प्रति आए। 2019 में बंटी बाबा शेरके जब मात्र सचिव था, पार्षद था, तब बंटी बाबा शेरके को राहुल जी ने टिकट दी। ये सारी चीजें नाना पटोले जी को मालूम थी कि बंटी शेरके को आखिरी मौके पर टिकट मिलने वाली है। पैनल में तो नाम नहीं डाला, लेकिन टिकट मिलने के बाद में बंटी शेरके कैसा हारेगा, इसलिए विशिष्ट समुदाय के 3 प्रत्याशियों के नाम उसमें दिए। वो समुदाय के बीच में बंटी बाबा शेरके के मन में, यानी वो समाज के मन में द्वेष निर्माण हो कि नहीं हमारे समाज के व्यक्ति की टिकट काटी है बंटी शेरके ने। ये प्लांट जो है आरएसएस के एजेंट नाना पटोले ने किया था। पिछले 10 सालों में जो है कांग्रेस पार्टी का बंटियाधार ये पूरे नागपुर शहर में करके रखा हुआ है। और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो है हमारी एक बड़ी बहन रत्ना बड़वाई जो चुनाव के 2 दिन पहले ये जो है भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुई, जबकि वो गंजीपेट और हल्दारपुरा ये क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी और बहुत कम मात्रा से, जो कम मार्जिन से वो चुनाव हारी थी। वो क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की उन्होंने? नाना पटोले जी की वजह से। सॉरी, सम्मानीय आरएसएस के एजेंट नाना पटोले जी इनकी वजह से। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एक हमारी बहन को बनाया, ठीक है, फिर वो बहन को हटाया, दूसरी बहन को बनाया, ठीक है। जो लोग अपने बूथ में से 80-90 वोट भी कांग्रेस पार्टी को नहीं दिला सकते, ऐसे लोगों को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अलग अलग सेल के अध्यक्ष बनाए, अलग अलग सेल के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने। और ये सभी लोगों को उन्होंने कसम खिलवाई कि आप लोग गीता के ऊपर में कसम खाओ कि आप लोग बंटी बाबा शेरके और कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है मध्य नागपुर के अंदर आप लोग जो है आप लोग मजबूत नहीं करोगे। इलेक्शन आ रहा है, अभी एनएमसी का इलेक्शन आ रहा है, क्या बंटी शेरके जी अब अपने जो उम्मीदवार रहेंगे उनका साथ देंगे, खड़े रहेंगे? देखिए, मैं अभी जो मेरा ये आरोप प्रत्यारोप जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ और जिस प्रकार से जो है मुखर होकर सारी चीजें ये बोल रहा हूँ, मुझे मेरे भविष्य की चिंता नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो इतने सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है, वो भले ही मध्य नागपुर का रहे, महल का रहे, भूतेश्वर नगर का रहे, शिवाजी नगर का रहे, मोमिन का पूरा का रहे, डोबी का रहे, दक्षिण नागपुर का रहे, दक्षिण पश्चिम, उत्तर या पूर्व नागपुर या पश्चिम नागपुर का रहे, है ना, ऐसा कार्यकर्ता जिसका केवलों का घर हो, जिसके पास में एक्टिवा गाड़ी हो, जिसका पैसा नहीं है बेचारा, वो कार्यकर्ता की ये लड़ाई है। और ये कार्यकर्ता की लड़ाई मैं आखिरी दम तक मैं लड़ूंगा। और अपने नेता राहुल जी गांधी, इनको आने वाले समय में जब तक वो पीएम बनते नहीं तब तक जो है बंटी बाबा शेरके आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे खुद में कांग्रेस है और अभी ये कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। कार्यकर्ताओं का नुकसान ना हो, भले ही मेरा नुकसान जो है बयानबाजी के बाद में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर इसके बाद में भी अगर कोई अगर प्रदेश अध्यक्ष अगर बनता है, तो प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से जो है बेचारा जो कार्यकर्ता जो इतने सालों से जो शतरंजी उठा रहा है, जो कुर्सियां लगा रहा है, जो नेताओं के मान सम्मान कर रहा है, वो कार्यकर्ता जो है वो कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ने के लिए और कार्यकर्ताओं के ऊपर में जो है अभी किसी भी प्रकार से जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से, ऐसे नेता जो आरएसएस के एजेंट बने हुए नेता है, उनके माध्यम से उनकी प्रताड़ना ना हो, उनको उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले, उनके अधिकारियों की लड़ाई लड़ने के लिए बंटी बाबा शेरके बयानबाजी दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस वक्त आप TNN न्यूज पे देख रहे थे, बंटी बाबा शेरके थे इस वक्त। और बाबा शेरके अभी मध्य नागपुर से इलेक्शन लड़ा है विधानसभा 2024 का। 80,000 उन्होंने वोट लिया था, केवल 11,000 वोटों से उनकी जो है सीट गिर गई थी। उन्हें नाना पटोले जी ने अल्टीमेट दिया था कि इलेक्शन की बयानबाजी के बाद में इस तरह से जो बयानबाजी हो रही थी, उन्हें 2 दिन का अल्टीमेट दिया गया था कि सुधर जाए वरना आपको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर, संविधान चौक।